नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी क्लास में। तो फटाफट से आ जाइए, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी सी डिले हो गई है, कोई बात नहीं, हम उस समय का सदुपयोग कर लेंगे। कभी कभी हो जाता है समय थोड़ा सा। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और इसमें हमारा नया चैप्टर है, यानी कि देखा जाए तो हमारा सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त के यहाँ पर हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक तो है केकई का अनुताप और एक है गीत। तो केकई का अनुताप और गीत हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, किस प्रकार का था, कैसा व्यक्तित्व था उनका। हम उन्हें राष्ट्र कवि कहते थे बच्चों। और राष्ट्र कवि कौन होते हैं, राष्ट्र कवि बनने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी है, या राष्ट्र कवि की संज्ञा देने के लिए उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, उनके आंतरिक जीवन में या उनकी साहित्य में क्या क्या विशेषताएं थी, किस तरह का साहित्य उन्होंने लिख डाला है, या किस तरह की प्रवृत्तियां थी साहित्य को लिखने के लिए, किस युग के कवि थे, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जीवन परिचय, संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे। और अभी जीवन परिचय साहित्यिक परिचय दोनों मिक्स होगा। बच्चों का सबसे बड़ा डाउट है ये 12th यूपी वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ। हम जो यहाँ पर जीवन परिचय पढ़ रहे हैं वो जीवन और साहित्यिक परिचय दोनों होता है, और लेकिन आपको लिखना होता है। तो मैंने आपको बताया था कितना छोटा सा फॉर्म में लिखना है आपको, जैसे मैंने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का साहित्यिक परिचय बताया है, एज इट इज आप लिख कर आ जाना, आपके मार्क्स नहीं कटने वाले, क्योंकि जितना जीवन परिचय होना चाहिए उतना हमने लिया है। साहित्य में साहित्यिक सेवाएं कौन सी थी, कृतियां कौन सी थी, साहित्य में स्थान क्या थे, ये 4 पॉइंट लिए, 4 पॉइंट के अनुसार हमने उस साहित्य परिचय को पूरा किया है। बस इतना ही लिखना होता है। आप चाहो तो फ्लो चार्ट बना सकते हो, आप चाहो तो कैसे भी डिटेल फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैंने आपको फ्लो चार्ट का भी आइडिया दिया है। अगर आप जीवन परिचय लिखना चाहते हो फ्लो चार्ट लिख दो और फिर आप साहित्यिक परिचय लिखिए, देखिए आपके मार्क्स कौन काटता है। कोई नहीं काट सकता है, फुल में से फुल मार्क्स आएंगे साहित्यिक परिचय को लेकर, ठीक है। तो हम यहाँ पर संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसका साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है मैथिली शरण गुप्त का, ये हम क्वेश्चन आंसर की क्लास में बताएंगे। उसमें मैं आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही रखूंगी, ठीक है। तो ये है मैथिली शरण गुप्त, प्रणाम करती हूँ मैं इन्हें, और राष्ट्र कवि कहेंगे इनको। आप क्रांतिकारी मतलब कवि कह सकते हो, जिन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया है, या फिर कहेंगे ऐसी ओजस्वी कविताओं को जिन्होंने दिया है देश के लिए, या देश के इतिहास में जो घटित हुआ है उस इतिहास को फिर से उन्होंने कुरोदा है। जैसे हम केकई का अनुताप पढ़ रहे हैं, तो केकई को सभी कहते हैं क्या है ये, केकई ने क्या कर दिया है भाई, गलत काम करा है, राम को वनवास भेज दिया था, लेकिन उसका जो पश्चाताप है वो किसी ने नहीं देखा। वो किस पश्चाताप की अग्नि में जली थी वो देखा था मैथिली शरण गुप्त जी ने, अनुभव किया था। उस अनुभव को उन्होंने अपने इस यहाँ इन कविताओं में उकेरने की कोशिश की है, ठीक है। तो पढ़ लेते। जन्म हुआ था मैथिली शरण गुप्त का 3 अगस्त, और ऐसे कहते हैं कि जो 3 का आंकड़ा होता है ना बच्चों, काफी प्रतिभाशाली, काफी यशस्वी होता है। 3 जो तारीख होती है जिनका मूलांक 3 होता है वो काफ़ी सशक्त होते हैं, काफ़ी भाग्यशाली होते हैं, ओजस्वी स्वर होता है उनका, काफ़ी दबदबा रखते हैं वो इस संसार में। 1886 ईस्वी में हुआ था। तो भाई जयशंकर प्रसाद जी से भी बड़े हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से भी बड़े हैं, उनका 1899 में हुआ था। तो 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था। इसका मतलब देख सकते हैं कि द्विवेदी युग के माने जाएंगे। जिनका इस सन के आसपास जो जन्म हुआ है वे द्विवेदी युग के माने जाते हैं। जन्म स्थान है चीरगांव, झांसी, ठीक है। तो झांसी में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम है सेठ रामचरण गुप्त, या आप टेबल फॉर्म है, आप इसी तरह से भी लिख सकते हो। मुख्य रचनाएं इनकी, वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन मुख्य रचनाएं हैं जिन पर उनको पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। तो साकेत में उन्होंने उर्मिला की पीड़ा को बताया है, उर्मिला की पीड़ा को और विरह को बताया गया है। भारत भारती, यशोधरा, जब बुद्ध चले जाते हैं यशोधरा को छोड़कर, उस समय का वर्णन किया गया है। द्वापर युग की बात कही है। द्वापर युग आपको पता है कौन सा, जब श्री कृष्ण का जन्म होता है, श्री कृष्ण का जब मनुष्य योनि में अवतार होता है, उस युग को द्वापर युग कहा गया है। तो हर युग में ईश्वर ने अवतार लिया है और राक्षसों का दमन किया है, तो द्वापर युग में श्री कृष्ण का युग कहा जाता है। पंचवटी सिद्धराज, ठीक है। शिक्षा घर पर ही, देखिए कितनी बड़ी बात है, घर पर ही हुई शिक्षा, घर पर ही हुई है, फिर भी राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे ये मैथिली शरण गुप्त जी। 3 अगस्त 1886 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। चीरगांव, झांसी, 86 झांसी, याद रहेगा, जन्म स्थान याद रहेगा,
3 अगस्त 1886 झांसी में इनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। प्रमुख रचनाएं हो गई है, अब याद कर लीजिए, ऐसे सीक्वेंस में जरूर नहीं है। साकेत हो गया है, जयद्रथ वध भी है उनका, ठीक है, जयद्रथ वध जो ये भी उनकी रचना है। साकेत हो गया है, भारत भारती पर उनको पुरस्कार मिला है, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी और सिद्धराज, ठीक है। शिक्षा घर पर ही होती। आगे देखिए, भाषा कैसी है भाई, द्विवेदी युग में खड़ी बोली अपने प्रभुत्व पर थी, काफी फेमस थी, काफी उसका विकास हो चुका था। तो खड़ी बोली सरल, सुसंगठित, प्रसाद और ओज गुण से युक्त भाषा थी। प्रसाद गुण और ओज गुण से युक्त, या तो सीधी सरल बात लिखी गई थी या फिर ओजस्वी स्वर था इनकी कविताओं में, इनके काव्यों में, ठीक है। अब बारी आती है शैली की। उपदेशात्मक, उपदेश देने के आधार पर भी उन्होंने काव्य रचना की है। प्रबंधात्मक शैली थी, नीति शैली थी और विवरणात्मक शैली थी। मृत्यु हुई थी इनकी 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप ऐसे याद करिए, देखिए मैं कैसे याद करती हूँ, क्योंकि 62 में क्या हुआ था भाई, चीन से युद्ध हुआ था। 62 के बाद में, यानी कि 2 साल उन्होंने युद्ध देखा, उसके बाद वो गुजर गए। तो मैं ऐसे भी याद करती हूँ, कई बार एक घटना को दूसरी घटना से भी जोड़ने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो 12 दिसंबर सन 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। 3 अगस्त 1886 में चीरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव झांसी में 3 अगस्त सन 1886 में हुआ। काव्य रचना की और बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव हो गया था, बाल्यकाल से ही। तो जो बचपन से शुरू करेगा वो तो भाई आगे जाके ब्रिलियंट बनेंगे ही, उनमें सफाई आ जाएगी, धीरे धीरे पता नहीं कितनी प्रतिभा जागरूक हो जाएगी उनके अंदर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण, सबसे पहले तो देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम, 2 चीजें ही इनकी सभी कविताओं में मिलेंगे। इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया था। भारती का यह साधक, भारती कौन है भाई, हमारी भारत भूमि, ठीक है, भारत भूमि यानी कि भारत माता का यह साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गोलोकवासी हो गया, यानी कि स्वर्गवासी हो गया, ठीक है। गुप्त जी की रचना, यह आता है अब गुप्त जी की रचना। रचना संपदा विशाल है। इनकी विशेष ख्याति रामचरित पर आधारित महाकाव्य साकेत। रामचरितमानस जो है किसका लिखा हुआ भाई, तुलसीदास जी का। तो तुलसीदास जी के लिखे रामचरितमानस के आधार पर उन्होंने साकेत के कारण उनकी काफ़ी प्रसिद्धि हुई है। और साकेत किसके उपलक्ष्य में, आपको पता है, उर्मिला के उपलक्ष्य में है। साकेत में उर्मिला के बारे में बताया है, उर्मिला की मनोदशा के बारे में बताया है, उर्मिला की तपस्या के बारे में बताया है। कि साकेत में उन्होंने कहा है कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास पूरे संसार को ज्ञात है, लेकिन एक वनवास और था जो महलों में हो रहा था, जो अयोध्या में हो रहा था। राम, सीता, लक्ष्मण तीनों साथ में वनवास को भोग रहे थे, लेकिन एक वनवास था जो अकेली नारी उर्मिला सहन कर रही थी, उसको झेल रही थी, उसको काट रही थी। तो उर्मिला का किसी को ध्यान ही नहीं आया है। यानी कि वे कह रहे कि तुलसीदास जी ने भी कहीं पर भी उर्मिला के उस वनवास के बारे में कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी के बारे में लिखा है, सीता के बारे में लिखा है, लक्ष्मण के बारे में लिखा है। लेकिन उस उर्मिला, क्योंकि माँ सीता तो प्रभु रामचंद्र जी के साथ गई थी, तो उनका वनवास कहाँ था, जंगल में जरूर रहे थे, लेकिन दोनों ही करीब थे, दोनों मतलब पति पत्नी थे, तो दोनों साथ में थे। लेकिन यहाँ तो लक्ष्मण अपनी पत्नी को छोड़कर, अपनी पत्नी को अयोध्या में छोड़कर और फिर भाई की सेवा में लगे हुए थे। तो एक तरफ जो उर्मिला है उसका वनवास था या नहीं था, तो उसी बात को उन्होंने यहाँ साकेत में बताया है, और इतने अच्छे ढंग से बताया है कि उसकी ख्याति उनकी काफी प्रसिद्ध ये जो रचना हो गई है। महाकाव्य है साकेत, क्या है, एक महाकाव्य साबित होता है। जयद्रथ वध, भारत भारती, अनघ, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर। यशोधरा भी आप बच्चों कभी पढ़ेंगे ना, करुण रस प्रधान है और काफ़ी मैंने एक बार पढ़ा था तो मतलब आपका रोना शुरू हो जाएगा।
आप भावुक हो जाओगे। और साकेत भी आप पढ़ोगे तो भावुक हो जाओगे, और यशोधरा भी पढ़ोगे तो मतलब उन्होंने ऐसे बिंदुओं को उठाया है, जिन बिंदुओं की तरफ, ऐसे विषयों को उठाया है जिनकी तरफ इस संसार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। द्वापर, सिद्धराज आदि गुप्त जी की अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। ये सभी क्या है बच्चों? काव्य संग्रह। क्या है? काव्य संग्रह। ठीक है। यशोधरा एक चंपू काव्य है जिसमें गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है कि महात्मा बुद्ध का चरित्र क्या था, किस प्रकार से यशोधरा और उनके बच्चों को छोड़कर रातों रात में उनको सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो बुद्ध बन गए थे। ठीक है, वो बुद्ध बन गए थे, भगवान बन गए थे। लेकिन भगवान बनने के पीछे किसकी तपस्या थी भाई? उन्होंने अपने पत्नी और बच्चों का परित्याग कर दिया था। तो पत्नी और बच्चों की जो जिम्मेदारी थी, उनका दायित्व था, वो क्या था? पत्नी और बच्चों ने किस प्रकार से अपने आप को स्वयं को संभाला होगा, वो क्या था? तो वो सब यहाँ पर उनके चरित्र का बखान करते हुए उन्होंने बताया है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो आप याद रखिएगा राष्ट्र कवि किन्हें कहते हैं। ठीक है ना। गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह भारत भारती है। अब पूछ लिया जाता है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? भारत भारती, जिसमें भारत की कुदशा का बयान हुआ है। माइकल मधुसूदन की वीरांगना, विरहणी, ब्रजांगना, मेघनाद वध और नवीन चंद्र के पलाशी युद्ध का इन्होंने अच्छे पदमय अनुवाद किए हैं, अच्छे ढंग से। देश के काल अनुसार बदलती भावनाओं तथा विचारों को भी अपनी रचना में स्थान देने की इनमें क्षमता है। छायावाद के आगमन के साथ गुप्त जी की कविता में भी लाक्षणिक वैचित्र्य और मनोभावों की सूक्ष्मता की मार्मिकता आई। गुप्त जी का झुकाव भी गीति काव्य की ओर हुआ है। उन्होंने गीति काव्य लिखना शुरू कर दिया। तो बच्चों अगर बात आती है गुप्त जी किस युग के कवि थे, युग की बात आती है, ठीक है, तो द्विवेदी युग कहा जाएगा। द्विवेदी युग। ठीक है, अगर युग की बात आती है तो क्या आएगा? द्विवेदी युग कहा जाएगा। आगे देखिए, प्रबंध के भीतर ही और प्रबंधात्मक रचना करी है उन्होंने। प्रबंध के भीतर ही गीति काव्य का समावेश करके गुप्त जी ने भाव सौंदर्य के मार्मिक स्थलों से परिपूर्ण यशोधरा और साकेत जैसे उत्कृष्ट काव्य कृतियों का सृजन किया है। तो यशोदा और साकेत भाव सौंदर्य कहे जाएंगे। गुप्त जी के काव्य की यह प्रधान विशेषता है कि गीति काव्य के तत्वों को अपनाने के कारण उसमें सरसता आई है, पर प्रबंध की धारा की भी उपेक्षा नहीं हुई है। गुप्त जी के कवित्व के विकास के साथ इनकी भाषा में बहुत परिमार्जन हुआ है। उसमें धीरे धीरे लाक्षणिकता, संगीत और लय के तत्वों का प्राधान्य हो गया। पहले तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे उनका जो काव्य है वो गेयता में आ गया है, यानी कि उसमें लय बन गया है, उसमें गाने योग्य तत्वों का समावेश हो गया है। आगे देखिए, राष्ट्र प्रेम। गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर है भा, राष्ट्र प्रेम है। उनकी कविता का प्रमुख स्वर क्या है? अगर पूछ लिया जाता है कि मैथिली शरण गुप्त जी की उनकी कविताओं का प्रमुख स्वर क्या है, तो राष्ट्र प्रेम। उनकी कविता किससे ओतप्रोत है? देशभक्ति से ओतप्रोत है। आपको सिर्फ राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति लिखनी, क्योंकि वे राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। साथ में भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है और इस रचना में व्यक्त स्वदेश प्रेम ही इनकी परवर्ती रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन राष्ट्रीय भावनाओं में परिणत हो गया है। इनकी कविता में आज की समस्याओं और विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। गांधीवाद तथा कहीं कहीं आर्य समाज का प्रभाव भी उन पर पड़ा है। तो कहीं कहीं तो देखिए यहाँ गांधी जी के साथ गुप्त जी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, तो कहीं कहीं तो आपको गांधीवाद के दर्शन मिलेंगे और कहीं कहीं पर आपको आर्य समाज के दर्शन भी मिलेंगे कि आर्य समाज जो थे, दयानंद सरस्वती ने उनकी स्थापना करी थी आर्य समाज की। तो आर्य समाज के जो नीति थे, नियम थे, जो भी सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों का प्रभाव भी आपको गुप्त जी के अंतर्गत मिलेगा, इनमें मैथिली शरण गुप्त जी में। अपने काव्यों की कथा वस्तु गुप्त जी ने आज के जीवन से न लेकर, आज के जीवन को नहीं लिया, उन्होंने समसामयिक जीवन को नहीं लिया है, उन्होंने वर्तमान स्थिति को नहीं लिया है, बल्कि प्राचीन इतिहास अथवा पुराणों से लिया है। अब पुराणों में ही तो बात की जाती है
ये पुरानी तो कहे जाएंगे, प्राचीन इतिहास ही तो कहा जाएगा। रामायण महाभारत की जो कथा है, रामायण में जो साकेत लिखा गया है उर्मिला के जीवन को लेकर, तो वो भी हम रामायण यानी कि पुराणों में कहा जाएगा, ग्रंथों में कहा जाएगा। अब बात करते हैं बुद्ध की यानी यशोधरा की बात करते हैं, तो यशोधरा की जो कथा है या बुद्ध की कथा है वो पुराणों में लिखी गई है, ठीक है। फिर बात करते हैं जयद्रथ वध की, तो ये महाभारत काल की रचना है। तो ग्रंथों, महाग्रंथों या हम कहेंगे धार्मिक ग्रंथों, पुराणों, उपनिषदों, इनके जो विषय है उन्होंने राष्ट्रकवि जो मैथिली शरण गुप्त है उन्होंने किसी वर्तमान घटना को लेकर नहीं, किसी यथार्थ घटना को लेकर नहीं, किसी सामाजिक घटना को लेकर नहीं, बल्कि अपने पुराणों और ग्रंथों से या प्राचीन इतिहास के विषयों को उठाकर अपने काव्य का विषय बनाया है। ये अतीत की गौरव गाथाओं को वर्तमान जीवन के लिए मानवतावादी एवं नैतिक प्रेरणा देने के उद्देश्य से ही अपनाए जाते हैं। उन्होंने जो भी अतीत में गलतियां हुई हैं उन गलतियों को न दोहराया जाए, इसके लिए उन्होंने इन विषयों को चुना है। गुप्त जी की चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता के लिए स्थान नहीं है। अलौकिक क्या होता है, आध्यात्म क्या होता है, ईश्वर का मिलन क्या है, ये सब कुछ नहीं है। कहाँ से ईश्वर प्राप्त होता है, कहाँ से मोह है, ये सब कुछ नहीं है। प्रेम कुछ नहीं है, उनके लिए अलौकिकता कुछ नहीं है। सब कुछ लौकिक जीवन में बताया है, वो भी अलौकिकता का स्थान नहीं है। इनके सारे चरित्र मानव है, उनमें देव और दानव नहीं है। न तो कोई देवता है, न कोई दानव है, न भगवान है, न कोई शत्रु है। उन्होंने क्या बताया है, राम, कृष्ण, गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त किए हुए पात्र हैं। इन पात्रों को ही लिया है, राम को ले लिया है, कृष्ण को ले लिया है। द्वापर में और जयद्रथ वध में उन्होंने कृष्ण को ले लिया है। यहाँ पर साकेत के अंतर्गत उन्होंने राम को ले लिया है। भारत भारती में भारतीय संस्कृति की बात जो बताई गई है वो श्री राम के आदर्शों के अनुसार बताई है। और यहाँ पर यशोधरा की बात करते हैं तो गौतम को लिया है, ठीक है। तो इनके बारे में ये इनके पात्र हैं, इनकी रचनाओं के पात्र हैं। इसलिए वे जीवन प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। जीवन में क्या करते हैं, प्रेरणा, क्योंकि हमारे आदर्श पुरुष है, हमारे आदर्श पात्र है, हमारे श्रद्धा पात्र है, जिनको हम पूजते हैं। तो ये जो कार्य कर रहे हैं उनके अनुसार ही हम कार्य करते हैं। इन्होंने जो सिद्धांत इस संसार में दिए हैं उन सिद्धांतों को हमने ईश्वर का वरदान मान लिया है, ईश्वर के नियम मान लिए है, जीवन का एक यथार्थवादी सत्य मान लिया है कि ऐसा ही होना चाहिए। जो नियम बनाए हैं उन्हीं के अनुसार चलने चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने जो पात्र लिए हैं, मानव सुलभ पात्र लिए हैं और इनको लिए जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है। साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं है। हमारे बीच के ही एक व्यक्ति है। नारी के प्रति गुप्त जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से आप्लावित है। आप्लावित यानी कि भरा हुआ। यशोधरा, उर्मिला, कैकई, विद्रता, रानकदे आदि नारियां गुप्त जी की महत्वपूर्ण सृष्टि है। साकेत में उर्मिला तथा यशोधरा में गौतम पत्नी यशोधरा को भारतीय नारी जीवन के आदर्श की प्रतिमाएं बताते हुए उनकी त्याग भावना एवं करुणा को बड़े ही सरल एवं सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इनकी निम्न 2 पंक्तियां हिंदी काव्य की अमर निधि है। कौन सी पंक्तियां है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये बताती है कि नारी कितनी बेबस, अबला और कितनी व्याकुल, बेचैन है। लेकिन आज नहीं है बच्चों, आज ऐसी नारी नहीं है। गुप्त जी की भाव व्यंजना सर्वत्र ही जीवन की गंभीर अनुभूति के दर्शन होते हैं। इन्होंने कल्पना का आश्रय तो लिया है, पर इनके भाव कहीं भी मानव की स्वाभाविकता का अतिक्रमण नहीं करते। इनके काव्य में सीधी और सरल भाषा में इतनी सुंदर भाव व्यंजना हो जाने का एकमात्र कारण जीवन की गंभीर अनुभूति ही है। आगे देखिए, गुप्त जी खड़ी बोली को हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने वाले समर्थ कवि कहे जाते हैं और महत्वपूर्ण कहे जाते हैं कि खड़ी बोली को अगर हिंदी साहित्य जगत में स्थान दिया है तो उसमें गुप्त जी का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, महत्वपूर्ण हाथ माना जाता है। तो गुप्त जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति है, ऐसे साहित्यकार है, ऐसे कवि है जिन्होंने खड़ी बोली को हिंदी साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का कार्य किया है। सरल, शुद्ध, परिष्कृत खड़ी बोली में कविता करके इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर उसमें समर्थ काव्य भाषा सिद्ध कर दिखाया। स्थान स्थान पर लोकोक्तियां और मुहावरों के प्रयोगों से इनकी काव्य भाषा और ज़्यादा जीवंत हो उठी है।
प्राचीन एवं नवीन प्रकार सभी प्रकार के अलंकारों का गुप्त जी के काव्य में भाव सौंदर्य वर्धक स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। सभी प्रकार के प्रचलित छंदों में इन्होंने काव्य रचना की है। जितने भी छंद हैं या जितने भी अलंकार है, सभी में आप गुप्त जी की रचनाओं को देख सकते हो। तो गुप्त जी की रचनाओं को आप उदाहरण के रूप में देख सकते हो। छंद में मात्रा लगानी है तो गुप्त जी की रचनाएं देख सकते हो खड़ी बोली में, या फिर आपको अलंकार लिखने हैं तो अलंकार का उदाहरण लिखना है तो उदाहरण के माध्यम से आप अलंकार समझ सकते हो। आपको वीर रस देखना है, करुण रस देखना है, शांत रस देखना है। जैसे आप यहाँ पर जयद्रथ व्रत की बात करते हैं तो आपको वीर रस दिखाई देगा, और अगर आप उर्मिला और यशोधरा यानी कि साकेत और यशोधरा महाकाव्य की बात करते हो तो आपको करुण रस दिखाई देगा और शांत रस दिखाई देगा। उसमें श्रृंगार वियोग श्रृंगार आपको दिखाई देगा उर्मिला के अंतर्गत, ठीक है। और यशोधरा की बात करते हैं तो यशोधरा में आपको शांत रस दिखाई देगा, क्योंकि निर्वेद उसका स्थायी भाव है। और निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य, यानी कि आप मन में किसी के प्रति इच्छा नहीं रखते हो तो वहां पर आप शांत भाव से रह रहे हो, यानी कि शांत रस है आपकी। गुप्त जी युगीन चेतना और इसके विकसित होते हुए रूप के प्रति सजग थे। गुप्त जी समझ रहे थे कि हमारा जो युग है उस समय का युग है, उस समय जो चल रहा है, जो भी प्रवृत्तियां चल रही है उस समय क्या चल रही है, उस प्रवृत्तियों के आधार पर ही उन्होंने अपने काव्य के विषयों को चुनाव किया। वे इस संसार में नारियों की स्थिति को सुधारना चाहते थे, इसलिए नारियों की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने यशोधरा, उर्मिला जैसे और भी रनिकेता जो है ऐसे नारियों के विषय में लिखना प्रारंभ किया, ताकि उन्हें पता चले, संसार को पता चले कि नारियां अबला नहीं हैं। नारियों ने भी कई परित्याग करे हैं, यानी कि अगर श्री रामचंद्र जी अगर वन में गए थे, उन्होंने वनवास भोगा था, तो उर्मिला ने कम वनवास नहीं भोगा था। समतुल्यता मानी जा रही है। केकई का पश्चाताप बताया जा रहा है कि केकई वीर स्त्री थी, वीरांगना थी, माता थी, वो उसके अंदर वात्सल्य भाव था। उससे थोड़ी एक अगर त्रुटि हो गई है, उसके प्रति उसने किस प्रकार का पश्चाताप करा है। राम को वो क्या कहती है, स्वयं जलने के लिए तैयार होती है, आतुर हो जाती है, स्वयं अपने जीवन को नष्ट करना चाहती है। तो ये सारी चीजें बताते हैं कि उस समय का जो वातावरण था, उस समय की जो युग चेतना थी, युग चेतना को संचित करने के लिए या युग चेतना को जागृत करने के लिए उन्होंने ये लिखा था। इसकी स्पष्ट झलक इनके काव्य में मिलती है। राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए। राष्ट्र की आत्मा यानी कि राष्ट्र में लोगों को जागरूक करने के लिए जो कार्य किया जाता है वह कहा जाता है राष्ट्र में, राष्ट्र के लोगों को जागरूक करना, राष्ट्र की आत्मा को जागरूक करना। राष्ट्र के लोग क्या है, राष्ट्र की आत्मा। तो उन्हीं आत्माओं को जागृत करना, यानी कि उन्हीं लोगों को जागृत करना है, उन्हीं लोगों को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए जागरूक करना, ठीक है, राष्ट्र की आत्मा को जागृत करना। इसलिए वे क्या कहलाए, राष्ट्र कवि कहलाए। और आधुनिक हिंदी काव्य की धारा के साथ विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए। युग प्रतिनिधि किसे कहते हैं, जो युग का प्रतिनिधि करता है। अब कैसे करता है भाई, द्विवेदी युग के थे वे, और द्विवेदी युग की जो प्रवृत्तियां थी वो क्या था भाई, राष्ट्रभक्ति, ठीक है, और नारी सशक्तिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन, चौथा था नारी का सम्मान, पांचवा उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति का ज्ञान। तो ये सारी जो चीजें हैं वो द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां थी। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने इन प्रवृत्तियों के आधार को ध्यान में रखते हुए, इन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए अपनी काव्य रचना करी, और उन्हीं के कारण वे राष्ट्र कवि कहलाए। इसलिए जो युग की प्रवृत्तियों को लेकर चलता है, जो युग के प्रवृत्तियों को साथ में, या युग की क्या विशेषता है, किस युग में जो प्रचलन चल रहा है वो कैसा है, समाज क्या मांग रहा है, संसार क्या कह रहा है, संसार के लोग किस कार्य में लगे हुए हैं, उनको किस जानकारी की आवश्यकता है, किस ज्ञान की आवश्यकता है, क्या माहौल चल रहा है, उसको लेकर अगर कोई साहित्यकार अपनी रचना करता है या उन सारे बिंदुओं को लेकर चलता है तो वो क्या कहलाता है, युग प्रतिनिधि कहलाता है। कवि स्वीकार किए गए हैं, इन्होंने राष्ट्र को जगाया, उसकी चेतना को वाणी दी, और हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। श्रृंगार रस
रीतिकालीन कवियों का श्रृंगार रस धीरे धीरे भारतेंदु युग में भी आपको देखने को मिलेगा। आधुनिक काल में भले ही रीतिकालीन के बाद आ गया अब आधुनिक काल, और आधुनिक काल में पहला युग आता है भारतेंदु काल, लेकिन भारतेंदु काल में अधिकांश आपको प्रवृत्तियां रीतिकालीन मिलेगी। तो रीतिकालीन में क्या था, श्रृंगारिकता आ गई थी, प्रेम विलास आ गया था, भोग विलास आ गया था, जिसमें राजाओं के आश्रय में रहते हुए राजाओं की प्रशंसा करनी है, चाहे झूठी प्रशंसा करनी है, और वे भी अपने दायित्वों का बोध नहीं होता था, वे भी बस अपने मनोरंजन में लगे हुए थे। तो केवल मनोरंजन के लिए काव्य रचना नहीं करना था, तो इस श्रृंगारिकता के दलदल से निकालना चाहते थे वे इस काव्य को, इस खड़ी बोली को, या जो भी साहित्य था हिंदी साहित्य में उस कविता को श्रृंगारिकता के दलदल से निकालकर राष्ट्रीयता से ओतप्रोत करना चाह रहे थे। तो ऐसा काम करने वाले कौन थे भाई, गुप्त जी। तो गुप्त जी को इस कार्य का श्रेय मिलना चाहिए। ये सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि कहे जाते थे, या आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि थे। तो बच्चों समझ में आया आप सभी को अच्छे से कि हमने क्या पढ़ा आज, गुप्त जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय पढ़ा है। और जब भी हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे मैं अच्छी तरह से बताऊंगी कि मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का इंपॉर्टेंट है तो मैथिली शरण गुप्त जी का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाएगा। और इनका साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है ये मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से जितना लिखना उतना ही बताऊंगी। अभी आप मत करिएगा, क्योंकि अभी हमने जीवन परिचय पढ़ा है, हमें अभी चैप्टर पढ़ना है, केकई का अनुताप पढ़ना है, साथ में गीत पढ़ना है। तो दोनों पढ़ने के बाद हम ये कार्य करेंगे। तो पहले हम देख लेंगे कि भाई केकई के अनुताप में केकई किस तरह से पश्चाताप कर रही है, उस पश्चाताप को मैथिली शरण गुप्त ने अपनी खड़ी बोली भाषा में किस तरह से व्यक्त किया है, क्या वो सफल हो पाए हैं, क्या हम उसे पढ़ने में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये सारी चीज़ हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे और जानेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि कहने के उपलक्ष्य में क्या अपने किन विचारों को, इन विचारों का जो बंबार था ना, विचारों का जो भंडार था, उसको कैसे उन्होंने व्यक्त किया है। तो ठीक है, आज इतना ही। इसे आप अच्छे से समझिए। जो जीवन परिचय वो पहले याद कर लीजिए, मुख्य रचनाएं याद कर लीजिए, फिर बाकी की चीज़ें मैं आपको तैयार करवा दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।